एक बार फिर आई हूँ आपके साथ ये लॉ फाउंडेशन बैच में, जहां पे हम लोग डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। और ये ना तो सिर्फ हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बट ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एंटर करते हैं। तो व्हाई नॉट हैव सम एडिक्वेट एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं तो पता होना चाहिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म नहीं करना है, क्या अग्रीमेंट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वॉइड अग्रीमेंट होता है। इन सब की एक एडिक्वेट नॉलेज होना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको भी स्मूथली जी पाए, आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं उसको भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाए, और आप अपने लीगल के पेपर में, चाहे वो फिर जुडिशरी एस्पिरेंट हो, जो लोग अपने पीटी और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट एस्पिरेंट, आईलेट एस्पिरेंट या फिर स्लैट का पेपर लिख रहे हो जहां पे आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर आता है, एलएलबी का स्टूडेंट हो जिसका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, या फिर आप एक लेमैन ही क्यों ना हो, जरूरी है कि इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर्स में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि मैं बात सही कह रही हूँ। कुछ तरीके से आप कह सकते हो कि पेपर सेटर्स जो होते हैं ना, उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही अलग सा नाम है, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग होता है, बट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो सेक्शंस हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सेक्शन 68 से 72, 5 सेक्शन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोगों ने दिमाग में इतना सा भी ये सोचा है कि ये वाले टॉपिक को आप पेपर में छोड़ के जाओगे, तो अपना इरादा बदल दो, बिल्कुल चेंज कर दो और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हो और आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो, उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या तो 10 नंबर का या तो 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। जुडिशरी एस्पिरेंट में भी, पीटी में भी ये पूछा जाता है, इवन मेंस में भी ये पूछा जाता है। क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है कि समझना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर उस बड़े से पैसेज के अंदर ये टर्म यूज होगी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे वो पेपर, कितनी तकलीफ हो जाएगी, कितना मोराल लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। तो एक एडिक्वेट नॉलेज, एक बेस, एक फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। और चाहे आपके वो क्लैट एस्पिरेंट्स वालों आपके पेपर में ना भी आए, बट आगे की लीगल जर्नी में तो आपको ये काम आएगा ही आएगा। तो अभी क्यों ना सीख लें कि एक्चुअली में ये क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अभी तक क्या क्या डील कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं एक दूसरे के प्रति, जॉइंट प्रोमिसेस का क्या होता है, किन लोगों को परफॉर्मेंस करनी है और किन लोगों को परफॉर्मेंस नहीं करनी है, टाइम एंड प्लेस और किस तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मैनर क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़ा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ा, जहां पे आप कुछ सेट ऑफ मनी को साइड रख देते हो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद ये पढ़ा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कुछ कंप्लीट करके हमने चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के साथ शुरू करने वाले हैं, जहां पे आपके 5 सेक्शंस हैं। और आज हमारा एम ये है कि हम चैप्टर नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि अब हम अगली क्लास में चैप्टर नंबर 6 पे जा सके। ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 को डील करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम आज डील करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स डील करने वाले हैं वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझेंगे, क्या क्या नोशंस हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वो समझेंगे, सिमिलैरिटी क्या होती है एक कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये भी समझना जरूरी है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, वो पढ़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 68 पढ़ेंगे, 69 पढ़ेंगे, 70 पढ़ेंगे, और इस सेक्शन 70 का जब हम एप्लीकेशन होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो वो भी पढ़ेंगे। सेक्शन 70 को कब आप इन्वोक नहीं कर सकते हो अगेंस्ट अ माइनर, वो पढ़ेंगे। फिर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनको कोई लावारिस या फिर कोई ऐसी वस्तु मिली है जिनका कोई भी मालिक नहीं है, बेसिकली यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड, तो क्या होगा सेक्शन 71 में वो पढ़ेंगे।
सेक्शन 169 में पढ़ेंगे कि अगर जो फाइंडर ऑफ अ थिंग है कॉमनली ऑन सेल मिस सेल इट, वो पढ़ेंगे। कुछ केस लॉस को करेंगे और डिस्टिंक्शन करेंगे सेक्शन 20 और सेक्शन 72 के बीच में। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि हम 2 स्टेप आगे बढ़ने से पहले कहाँ जाते हैं, 2 स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों को रिकैप करना है। पिछली क्लास में अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आपको नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, और इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 62 पढ़ा था। और हमने नोवेशन पढ़ा, ऑल्ट्रेशन पढ़ा और रिसेशन पढ़ा। अगर आपको याद है या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो तो नोवेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और क्या होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को अब आपको परफॉर्म नहीं करना है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म करना है। ये नोवेशन 2 प्रकार से हो सकता है, जब आप क्या कर रहे हो, चेंज इन टर्म्स कर रहे हो या फिर आप चेंज इन पार्टीज कर रहे हो। पार्टीज में भी आप बदलाव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ा, जहां पे आप मॉडिफाई कर रहे हो या फिर ऑल्टर कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट आप क्या नहीं कर रहे, पार्टीज चेंज नहीं कर सकते, पार्टीज की बदली नहीं हो सकती यहाँ पे। रिसेशन में आप कैंसिल कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को आपस में डिसाइड करके। इन सब में क्या एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें जरूरी है म्यूचुअल कंसेंट होना। दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो म्यूचुअल कंसेंट होना या फिर कंसेंसस एड इडम होना, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टीज का। सेक्शन 62 हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 63, जहां पे हमने पढ़ा कि जो प्रोमिसी है वो बोल सकता है कि मैं डिस्पेंस कर रहा हूँ होल या फिर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो जहां पे 5,000 रुपए की क्लेम था और आपने 1,000 रुपए लेके बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपकी परफॉर्मेंस हो गई, तो सेक्शन 63 लग गया, ठीक है। सेक्शन 64 के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा जाता है या फिर रिसिंड किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। तो फिर जो प्रॉमिसर है उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता। सेक्शन 65 में हमने क्या पढ़ा, ऑब्लिगेशन क्या होगी उस बंदे की जिसने एडवांटेज उठाई है, एडवांटेज मिली है उसको किसी वॉइड अग्रीमेंट के अंदर या फिर वो बाद में वॉइड बन गया। तो बेसिकली अगर एक वॉइड अग्रीमेंट के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा। सेक्शन 66 के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 66 में हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा आपका जब रिवोकेशन की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमने पढ़ा कि जिस तरीके से ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है, जो कि सेक्शन 3 और 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर आप लोगों ने अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, उसी प्रकार से इसका भी कम्युनिकेशन होगा। सेक्शन 67 में हमने क्या पढ़ा कि क्या होगा, निग्लेक्ट अगर एक बंदा कर देता है, निग्लेक्ट हो जाता है प्रॉमिसी की तरफ से, या फिर वो क्या नहीं करता, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि जो प्रॉमिसर है वो अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कर पाए, तो फिर उसको भी वो वाला पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ेगा। जहां पे आपको उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी, जहां पे आपको उसको रॉ मटेरियल देना था कि वो अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कर पाए, या फिर अगर आपको अपने घर के डिफेक्ट्स उसको बताने थे कि वो उनको रिपेयर कर पाए, उसकी मरम्मत कर पाए, बट आपने नहीं बताया, तो प्रॉमिसर की लायबिलिटी नहीं होगी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ता और क्या हो जाता है। सेक्शन नंबर 62 से लेके 67 तक हम लोगों ने कवर किया। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसमें पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से आपस में मिलके, बायलैटरल होना चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए,
एक पार्टी सिंगल हैंडेडली कुछ भी नहीं कर सकती है, उसके विम्स एंड फैंसीज पे वो कुछ नहीं कर सकती है, दोनों पार्टीज को मिलके करना है। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करते हैं तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देंगे एक नए कॉन्ट्रैक्ट से, नोवेशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्ट्रेशन कर देंगे, ऑल्ट्रेशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, रिसेंट कर देंगे, तो रिसेशन। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था और अब हम लोग पीछे का पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना अब हम आगे की बात भी कर ले। तो आगे की बात में अब हम लोगों को आज करना है कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि रिजेंबल तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक अग्रीमेंट जहां पे दो पार्टीज that is imposed by law where no explicit contract previously existed। एक अग्रीमेंट है उन दोनों पार्टीज के बीच में लॉ के द्वारा, बट एक्चुअली में कोई एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पहले फॉर्म नहीं किया था। जैसे कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ए ने ऑफर करा और बी ने क्या किया, बी ने इसका एक्सेप्टेंस किया, ऐसी चीजें नहीं हुई थी यहाँ पे, इनके बीच में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय लॉ, जिसको आप इन्फोर्स कर सकते हो, जो हमारे सेक्शन 2H में लिखा हुआ है, वो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्या प्रोवाइड करता है कि रेमेडी मिलनी चाहिए अग्रीव पार्टी को अगर कुछ कंडीशंस या प्रोमिसेस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर ब्रीच। अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, अगर उनमें से किसी का भी ब्रीच होता है तो उसके अगेंस्ट आपको रेमेडी मिलती है, उसके अगेंस्ट आपको डैमेजेस मिलते हैं, कॉम्पनसेशन मिलता है। बट क्या बात करते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस को आप क्या मानते हो कि वो आपकी ऑब्लिगेशन है, जैसे हमने सेक्शन 37 के अंदर पढ़ा, रेड विद सेक्शन 37 लिख देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं पार्टीज की एक दूसरे के प्रति। जैसे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ए ने क्या बोला, ठीक है, और बी ने क्या बोला, ये सारी एक दूसरे के प्रति क्या है, ये एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशंस है। इन ऑब्लिगेशंस का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये जो ऑब्लिगेशंस होती हैं एक दूसरे के प्रति, इनको क्या कहते हैं, ड्यूटीज हैं एक दूसरे के प्रति। तो बेसिकली जब आपका लीगली बाइंडिंग प्रोमिसेस होते हैं जिसके लिए आप कोई कंसिडरेशन को एक्सचेंज करते हो, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन अपने आप में एक मैटर नहीं होता, कोर्ट उसमें क्या देख सकती है, अगर कोई सामने वाला कहता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कोर्जन हुआ है, तब जाके कोर्ट देख सकती है, बट अपने आप में एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है, एडिक्वेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सामने वाला बोल रहा है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कोर्जन हुआ है, तब जाके कोर्ट देख सकती है कि हाँ कोई अनकॉन्शनेबल बार्गेन तो नहीं है, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था, कोर्जन पढ़ा था, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ चुके होंगे अनकॉन्शनेबल बार्गेन का केस, जहाँ पे 10 करोड़ की चीज को 1 करोड़ में बेचा जा रहा है। तो क्या देखा जाएगा कि क्या सामने वाले ने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, इसका दिमाग तो नहीं फिराया, कोई कोर्जन तो नहीं किया, कोई डराया धमकाया तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देयर कैन नॉट बी अ प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट बिकॉज डोनर इज गेटिंग नो कंसिडरेशन इन रिटर्न। तो जहाँ पे गिफ्ट की बात होती है, जब आप किसी को एक गिफ्ट देते हो तो वहां पे आप सामने वाले से कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, इसीलिए एक प्रॉमिस नहीं हो सकता एक गिफ्ट बनाने का। Agreement to perform a promise can arise in 3 ways: standard form of contract, agreement and contract, and promissory estoppel। इन 3 तरीकों से आप एक अग्रीमेंट कर सकते हो टू परफॉर्म अ प्रॉमिस। तो अब जब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 2H क्या कहता है कि एक अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट को अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से जन्म लेती है, और इसको सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया, इंग्लिश लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, और इन्हीं एलिमेंट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया। बट जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देखते हैं, आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कहीं पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, ना आपको ये टर्म मिलेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बट जो ये एक्ट है ये ऐसे केसेस को समझाता है जो कि अपने आप में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे सर्टन रिलेशनशिप्स को समझाता है जहाँ पे ऐसा बहुत ही सिमिलर कंडीशंस होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की तरह, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जब दो पार्टीज की एक दूसरे के प्रति कुछ राइट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इवन व्हेन देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या कहते हैं, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चाहे ना भी हो फिर भी क्या है, वहां पे एक क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एक दूसरे के प्रति। तो लॉ क्या कहता है,
लॉ ये कहता है कि जब ऑब्लिगेशन होती है आपको जस्ट एंड फेयरनेस को भी बना के चलना है इन पार्टीज के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा दूसरी पार्टी का रॉन्गफुल गेन करे या फिर दूसरी पार्टी से क्या करे, अनफेयर एडवांटेज ले। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए जो पार्टीज होती हैं उनको आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी किसी का फायदा ना उठा सके, कोई भी अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो सके, अपने आप को दूसरे के फायदे से ना दूसरे का फायदा ना उठा सके, दूसरे का लाभ ना उठा सके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस यूज किया जाता है कि चाहे यहाँ पे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना भी फॉर्म हुआ हो तब भी दो पार्टीज की एक दूसरे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज हैं और उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या बोला कॉन्सेप्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बोला कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो क्रिएट नहीं करे जाते बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वन पार्टी को अलाउ नहीं है कि वो दूसरी पार्टी का फायदा उठाए, दूसरी पार्टी का क्या करे, अनजस्ट इनरिचमेंट करे। ठीक है, तो क्या जरूरी है, गोइंग बाय दिस ये बोला जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके की रेमेडी है इंस्टेड ऑफ अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, कंसिडरेशन होता है, फिर अग्रीमेंट बनता है और फिर बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। बट इस तरीके से जब कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा रहा, बट आपको लग रहा है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिमिलर रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है और एक पार्टी दूसरे पार्टी का अनजस्ट इनरिचमेंट कर सकती है या फिर उसका अनफेयर एडवांटेज उठा सकती है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और इन दोनों पार्टीज का एक दूसरे के प्रति कुछ राइट्स है और कुछ ऑब्लिगेशंस है। तो बेसिकली जब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है तो अग्रीव्ड पार्टी जो होती है, जो विक्टिम होता है, उसको एक राइट मिलता है कि वो रिकवर कर सके कोई भी बेनिफिट जो कि उसके तरफ से उठाया गया है, जिससे जो कि जैसे कि आप इमेजिन करो, एक एग्जांपल में ए है, ए ने बी से क्या किया, ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ठीक है। अब बी को इसको कुछ पैसे देने थे वापस, इसने नहीं दिए, तो ये जो है, ये जो बंदा है इसने अनजस्ट इनरिचमेंट कर लिया, इसने कुछ चीज कमोडिटी सप्लाई करनी थी, नहीं करी। अब ये जो विक्टिम है इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसको अपने बेनिफिट्स को रिकवर करना चाहिए, इसको रिकवर करना है ये 10,000 रुपए। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉ के द्वारा बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी कंसेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में, बट एक ऑटोमेटिकली एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है पार्टीज के बीच में, जहाँ पे क्या जरूरी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि सामने वाला बंदा जो है उसका आप रॉन्गफुल गेन ना कर पाओ, आप उससे अनजस्ट इनरिचमेंट ना कर पाओ, आप उसका फायदा ना उठा पाओ, किसी का भी नुकसान ना हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपने किसी से कोई अनजस्ट इनरिचमेंट किया है तो आपको वो चीज रिस्टोर बैक करनी पड़ेगी, वो चीज का पैसा देना पड़ेगा। अगर डोमिनोज वाला गलती से आपके एड्रेस पे पिज्जा डिलीवर कर गया है तो आपको ये नहीं होएगा कि पेमेंट तो किसी और ने करी थी और पिज्जा आप खा गए, अनजस्ट इनरिचमेंट करना अलाउड नहीं है, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड आप इंटाइटल्ड होगे कि आप उस पिज्जा के पैसे दो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो पहले नहीं बनता है, बट क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, बट लॉ क्या कहता है कि कोई भी किसी का फायदा नहीं उठा सकता, इक्विटी और जस्टिस करना हमारा काम है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स विच आर प्लेस्ड ऑन द शोल्डर ऑफ द पार्टीज बाय द लॉ देन बाय द असेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मैं बात करती हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट की तो मैं बोलती हूँ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज की बात करती हूँ और उसी हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पढ़ती हूँ। बट यहाँ पे लॉ जो है वो अपने हिसाब से बोलेगा कि आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है जहाँ पे जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए, जस्टिस करने के लिए आपको सामने वाले बंदे को रीपे करना पड़ता है, चाहे आपने एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना भी किया हो। अगर आप उसको रीपे नहीं करोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस कॉज हो जाएगा और वो हमें नहीं करने देना। जैसे कि अगर एक्स जो है कुछ अपने गुड्स को वाई की प्लेस पे छोड़ आता है, एक्स जो है अपने लैपटॉप को वाई के घर पे गलती से छोड़ आता है, तो वाई की लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो उसको वो कमोडिटीज वापस दे, वो उसको वो लैपटॉप वापस दे और वो अपने आप को इनरिच नहीं कर सकता हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ एक्स। वो ये नहीं कर सकता कि वो जान के अपना फायदा उठा ले। Such kind of an obligation is described as a quasi-contractual obligation. तो बेसिकली अगर आप अपना कोई गोल्ड ऑर्नामेंट किसी के घर पे भूल आते हो तो वो जो बंदा है वो उसका फायदा नहीं उठा सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको
यूज नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्टोर कर आपको वो गोल्ड ऑर्नामेंट वापस। और यही है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जहां पे एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, बट दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई। और हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि जस्टिस करना, इक्विटी करना, फेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे पार्टीज अग्री नहीं करती हैं, बट ये फिक्शनल अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको लॉ क्रिएट करता है, जिससे कि इक्विटी इंश्योर कर सके, बैलेंस ऑफ इक्विटी हो सके, बैलेंस ऑफ इक्विटी बन सके, और कोई भी किसी का फायदा ना उठाए, कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी अनजस्ट इनरिचमेंट ना करे। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइबिलिटीज हैं वो किस बेसिस पे हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के बेसिस पे। एक चीज का जो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। कभी कभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के नाम से भी आ जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या है, आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो यही वाले केस लॉज, यही वाला कॉन्सेप्ट लिख के आना है, यही वाले एग्जाम्पल्स लिख के आने हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या हो गया। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अगर आपको किसी चीज का फायदा हुआ है, कोई लाभ उठाया है आपने, तो आपको उन गुड्स के लिए या फिर उन सर्विसेज के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कमोडिटी है जो आपने ऑर्डर नहीं करी थी और वो आपको मिल जाती है, तो आपको उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। तो मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन विच अराइजेस इज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु गॉट एनरिच। जिस बंदे को फायदा हुआ है उसकी लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, कि किसी का भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो या तो आप उसका पैसा दो या फिर उस चीज को वापस दो। लायबिलिटी लिमिटेड है ओनली टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट ओनली। तो अगर आपने ये 2 पिज्जाज खाए हैं तो इन दोनों पिज्जाज के आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू रिस्टोर द बेनिफिट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एन अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं, जब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कहाँ पढ़े थे, सेक्शन 10 में, वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करी जाती है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, कि कोई भी बंदे का आप अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं कर सकते, उसका आप नुकसान प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके बेसिस पे है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे और डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के बेसिस पे। ठीक है, प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के बेसिस पे। ओके, तो implied in fact contract and quasi contract, one of the main features जो quasi contract के हैं कि यहाँ पे कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है पार्टीज के बीच में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ही बार कंफ्यूज किया गया है implied in fact या फिर implied contracts के द्वारा। तो जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या फिर implied कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड का क्या मतलब है, जहां मैं कंडक्ट के हिसाब से एंटर कर रही हूँ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या समझना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक टोटली अलग चीज है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से। इम्प्लाइड इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर पूरी सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 की कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यहाँ पे कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं होती है, फिर भी फैक्ट होता है कि जो पार्टीज है उनकी विलिंगनेस थी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाह रहे हैं, उनका कंसेंट था, फ्री कंसेंट था, जो कि हम सेक्शन 14 के अंदर पढ़ चुके हैं, और उनका कंडक्ट अपने आप में इम्प्लाई करता है कि वो लोग म्यूचुअली अग्री करे हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। तो बेसिकली वर्ड्स के द्वारा नहीं, उन्होंने अपने कंडक्ट के द्वारा दिखाया है कि वो उनका फ्री कंसेंट इज देयर, और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 की कंडीशंस आर ऑल फुलफिल्ड। हाउएवर जब हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का, और वहाँ पे सेक्शन 10 की कंडीशंस भी एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल करते हैं, पी जो है एक रेस्टोरेंट जाता है डिनर के लिए, ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एक्सपेक्ट्स कि पी जो है वो पे करेगा फूड के लिए। पी को भी पता है कि जब वो खाना ऑर्डर कर रहा है, जो खाना उसको दिया जा रहा है, जो भी खाना वो ऑर्डर कर रहा है उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टीज का है, मतलब पी
जो है और जो ओनर है रेस्टोरेंट का, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि पी कुछ चीज डिमांड करेगा, वो उसको सप्लाई करेंगे और उसके लिए कुछ कंसिडरेशन दी जाएगी। यहाँ पे जो एक्शंस है, यहाँ पे कोई भी वर्ड्स के द्वारा नहीं हो रहा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनके बीच में। दे म्यूचुअली अग्री कि एक अग्रीमेंट करेंगे, और ये एक रिटन वन नहीं है बट ये कंडक्ट के द्वारा है, ये इनके कंडक्ट के द्वारा है, और ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कुछ नोशंस हैं। क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे? हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, जो कि एक रोमन मैक्सिम से आया है। क्या मैक्सिम है? नेमो डेबिट लॉक्यूले पैरी एक्स एलिना जैक्यूटारा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम है ये भी आपको पढ़ना है, इसको आपको याद करना है। और इसका क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच बिकॉज ऑफ वंस पर्सनल लॉस। तो एक बंदे का नुकसान करके दूसरे बंदे को आप क्या नहीं कर सकते, उसको आप रिच नहीं बना सकते। तो एक का लाभ उठा के दूसरे बंदे को आप रिच नहीं बना सकते, अमीर नहीं बना सकते। यही बात बोलता है हमारा ये प्रिंसिपल। तो आपको ये रोमन मैक्सिम को भी पढ़ना है। कई बार इस रोमन मैक्सिम से भी क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे ये नेमो डेबिट लॉक्यूला टैरी एक्स एलिना जैक्यूटारा को लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये जो मैक्सिम है ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे है। ये प्रिंसिपल कौन सा है? अनजस्ट इनरिचमेंट के बेसिस पे है, और ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या देखना है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बेयर एक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। ये कई बार आपसे पीटी में पूछा जाता है। तो एज सिंपल एज अ क्वेश्चन, जहाँ पे बेयर एक्ट के इंडेक्स से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से चैप्टर में दिया हुआ है। और एक्चुअली में कहीं पे भी मैंने आपको बताया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं यूज, वर्ड क्या यूज है? ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये रिजेंबल करते हैं हमारे वो वाले रिलेशनशिप्स जो कि हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म करते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया बट जो फ्रेमर्स थे हमारे स्टैच्यू के, उन्होंने इंटरप्रेट किया और ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लेके आए। और इन्होंने क्या बोला कि किसी को भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होने देनी, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट को भी लेके आए। तो हरिराम सेठ कंधासारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स। तो कोर्ट ने क्या बोला? अग्री करा कि जो टर्म है, टर्म हैज बीन अवॉइडेड इन दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कहीं पे भी इस टर्म को नहीं इस्तेमाल किया गया, और ये पूरा का पूरा चैप्टर बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहली बार कौन से केस में डिस्कस हुआ? मोजेस वर्सेस मैकफार्लेन। अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, और आप लोगों से ये कई बार पूछा भी गया है। अगर आप पीटी के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो, इवन इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं जुडिशरी वालों कि कौन सा आपका केस है जिसके में फर्स्ट टाइम डिस्कस करा गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। ये एक इंग्लिश केस है बट आपको इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से याद रखना है। एक बार दोबारा से, कौन सा केस है? मोजेस, आई एम सॉरी, ये या लेट मी यूज अनदर पेन, अनदर कलर। मोजेस वर्सेस मैकफार्लेन सबसे पहली बार यूज करा गया। ये केस में लॉर्ड मैन्सफील्ड जो थे उन्होंने क्या स्टेट किया कि अगर ऑब्लिगेशन है बेस्ड अपॉन द लॉ, वहां पे आपको जस्टिस को प्रिवेंट करना है कि कोई भी बंदा किसी का अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। तो किसी के फायदा नहीं उठाना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्पोल्का अकिनेना वर्सेस फेयरबेरन लॉसन कॉम्बी बेरोर लिमिटेड का केस। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि जो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि अराइज करती हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक बंदा दूसरे का फायदा उठा रहा है उसके पैसे पे, तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको वहां पे उसका नुकसान नहीं होने देना। और ये जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये प्योरली इधर अंडर टॉर्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं आते हैं, और ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। दे फॉल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर रेस्टिट्यूशन, जहां पे आपको रिस्टोर करना है जो भी आपने किसी का फायदा उठाया है। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं कि क्या नोशंस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, तो क्या देखना है कि 3 कंडीशंस को फुलफिल होना बहुत जरूरी है जब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। और यही बात बोली गई है हमारे महावीर किशोर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। क्या कंडीशंस हैं कि आपको किसी का भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होने देना, बेसिकली किसी का
नुकसान नहीं करना है, किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है। ये इनरिचमेंट किसी और के फायदे से नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप एक बंदे का तो फायदा करा रहे हो और दूसरे का नुकसान कर रहे हो। रिटेंशन जो है ऐसी इनरिचमेंट की वो अनजस्ट होनी चाहिए, जहाँ पे आप उस चीज का पैसा नहीं दे रहे हो, अनजस्टली आप अपने आप को फायदा कर रहे हो, रॉन्गफुल गेन कर रहे हो और सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो। अगर आप लोगों ने मेरे साथ आईपीसी पढ़ा है या फिर आप लोग कॉलेज में पढ़ के आए हो, सेक्शन 23 हम लोग पढ़ चुके थे, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस वाली बात, जहां पे आप ऐसी चीज से इंटाइटल कर लेते हो जिसमें आप इंटाइटल नहीं हो, तो वो क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन हो गया। और जहां पे किसी बंदे को उस चीज को हक है वो यूज करे, उसने वो राडो की वॉच खरीदी है तो उसको हक है कि वो उस राडो की वॉच को पहने, बट आप उसको डिप्राइव कर रहे हो उस चीज के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो। आपको किसी को भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करना है, किसी का भी फायदा नहीं उठाना है। अब क्या समझना है, जब हम पढ़ रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है इन लॉ, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय अ जज, या फिर कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है इनके बीच में, यहाँ पे ऑलरेडी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बट जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसको पार्टीज फॉर्म करती हैं एक अग्रीमेंट के अंदर, और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या पढ़ना है कि सिमिलैरिटी क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो जो रिजल्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का और एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो बहुत ही सिमिलर रिजल्ट होता है। यहाँ पे दोनों के अंदर आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस को। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहता है कि डैमेजेस कैसे होंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो, सेम एज जैसे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्लेम कर सकते हो। जो रेमेडीज अवेलेबल है फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही रेमेडीज आपको अवेलेबल है फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अब जब हम बात करते हैं कि फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में, तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आप एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ ने फॉर्म किया है। बेसिकली पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगी, बट लॉ ने फॉर्म किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप क्या बोलोगे, ये इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ है। ये एक फिक्टिशियस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर क्या एम है, किसी को भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होने देना, किसी का भी अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाने दोगे। जस्टिस एंड इक्विटी के बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया जाता है, ना कि सेक्शन 2A 2B और 2D के कंसिडरेशन और फिर 2H का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहती हैं, बट इन केस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की इंटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हम लोग जब सेक्शन 10 पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इंटेंशन अपने आप में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की ड्यूटीज जो होती हैं वो कहाँ डिफाइंड होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज जो डिफाइंड होती हैं वो कहीं भी टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉर्म नहीं होती है। वो क्या देखते हो, अगर कोई बंदा किसी का लाभ उठा रहा है, अनजस्ट इनरिचमेंट कर रहा है, तो उसको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा या फिर उन गुड्स को रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ फॉर्म करता है, और वो क्या डिनोट करता है कि जो अग्रीव पार्टी है वो रेस्टिट्यूशन को क्लेम कर सकती है। वो बोल सकती है कि या तो मेरी चीज वापस दो या फिर मुझे पैसा दो उसके लिए। दो जो पार्टी है जिसको इनरिचमेंट हुई है उसको वुड नॉट सेट आउट टू अज्यूम एनी ऑब्लिगेशन, द लॉ विल इम्पोज इट। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज का इक्वल इंटरेस्ट होता है, वो दोनों अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्म करती हैं। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए होता है क्योंकि एक पार्टी का नुकसान हो रहा है और दूसरी पार्टी अब उसका फायदा उठा रही है, तो ये चीज दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो क्या ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिजल्ट करता है पार्टीज की इंटेंशन के द्वारा या फिर पार्टीज की विल के द्वारा, वो क्या होते हैं, वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है सिर्फ एक लीगल फिक्शन के द्वारा, लॉ के द्वारा, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड जहाँ पे फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी एक फुल फ्लेजेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है पार्टीज के बीच में, वहां पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं इस्तेमाल कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में एक अग्रीमेंट होता है, सेक्शन 2E में हमने पढ़ा था, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेक्शन 10 में हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे वो सेक्शन 10 वाले एलिमेंट्स जो हुए हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है और बाइंडिंग है ऑन पार्टीज, बट ये अपने आप में एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है।
तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार जो पेपर सेटर है डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या फ़र्क है। एक और पॉइंट में लिख देती हूँ, सेक्शन 2H आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सेक्शन 68 से 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है इन ICA बट नॉट डिफाइंड इन ICA। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब हम पढ़ेंगे हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब किस टाइप का नेचर होता है इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शन 68 से लेके 72 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो बात करता है कि आपके कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो कोई ऐसे रिलेशनशिप जो कि रिजेंबल करते हैं दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको हम क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये और कौन सी ऑब्लिगेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जहां पे आप किसी का फायदा उठा रहे हो, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो, वहां पे आपकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि आप उस चीज के लिए या तो पैसा दो या फिर उसको वो चीज को रिस्टोर करो। तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन है उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो कॉम्पनसेट करे सामने वाले बंदे को ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, या तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर वो टॉर्ट के अंदर उसको बाउंड होगा कि वो सामने वाले को कंपनसेशन दे जिस चीज का उसने फायदा उठाया है। बेसिकली आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी का अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकते, यही बोलता है हमारा लॉ। और ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसके बेसिस पे, जस्टिस एंड इक्विटी के बेसिस पे हैं। फेयरनेस, जस्टिस और इक्विटी होना जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदे का फायदा हो रहा है और दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनजस्ट इनरिचमेंट की बात हो रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट की बात हो रही है। एक्शन फॉर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, जहाँ पे एक बंदे को फायदा हो रहा है और दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है। ऐसे केस में या तो आप उसको लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी दोगे या फिर उसको वो कमोडिटी वापस कर दोगे। ठीक है, तो अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होती है, तब से मैं बोली जा रही हूँ अनजस्ट इनरिचमेंट तो क्या होती है, जहां पे एक पार्टी का फायदा हो रहा है दूसरी पार्टी के एक्सपेंस में हो रहा है, और ये अपने आप में इनजस्टिस माना जाता है लॉ के प्रति, ये माना जाता है कि ये इक्वालिटी नहीं है। और क्या अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं है, अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है या फिर अपनी मर्जी से चॉइस से कोई चीज दे रहा है तो वो अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं मानी जाएगी। बट जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे का फायदा उठा रहा है, उसके एक्सपेंस पे, उसके खर्चे पे कर रहा है, जहाँ पे वो इनजस्टिस दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में अनजस्ट इनरिचमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये किसके बेसिस पे है, थ्योरी ऑन विच क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इज बेस्ड इज नॉट फाइनली सेटल्ड, बट लॉर्ड मैन्सफील्ड ने मोसेस वर्सली केसेस में क्या कंसिडर किया कि जो रियल फाउंडर है ऑफ सच ऑब्लिगेशन एक्सप्लेन देम ऑन द प्रिंसिपल कि लॉ जो है एज वेल एज जस्टिस, उसको एक ही चीज को ट्राई करना है, क्या कि अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो, एक का फायदा और दूसरे के कॉस्ट पे वो फायदा उठाना वो नहीं होना चाहिए, इस चीज को प्रिवेंट करना है आपको। ठीक है, तो मोसेस वर्सेस मैकफेरलन का जो केस है जिसको मैंने आपको बोला फर्स्ट केस है जहां पे इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी गई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए भी पढ़ना। तो फैक्ट्स क्या थे कि जेकब जो है उन्होंने इशू करे 4 प्रॉमिसरी नोट्स टू मोसेस, मोसेस ने इंडोर्स करे इट टू मैकफेरलन excluding by a written agreement his personal liability on the endorsement. Even so, McFarlane sued Moses on the endorsement and he was liable despite the agreement. Moses was therefore compelled to discharge a liability which he had excluded and therefore sued to recover his money from McFarlane. He was allowed to recover. तो यहाँ पे एक फॉर्मल सूट नहीं था, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था इनके बीच में, फिर भी एक चीज मानी जाती थी कि एक बंदा दूसरे का फायदा नहीं उठा सकता। लॉर्ड मैन्सफील्ड ने क्या बोला कि सच मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड, जहां पे एक पार्टी पर्सन टू whom it is given can retain it for a safe consciousness. Gist of this kind of action is कि जो डिफेंडेंट है upon some circumstances of the case is obliged by the ties of natural justice and equity to refund the money. तो जहाँ पे हमारा नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी, फेयरनेस के कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी चीज का फायदा उठाया है तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यही हमारा कॉन्सेप्ट है अनजस्ट इनरिचमेंट का।
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 68, जो क्या कहता है कि अगर आपको कोई नेसेसरी सप्लाई करी गई है कोई ऐसे बंदे को जो कि इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन होते हैं इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? हम लोग पढ़ चुके हैं, अनसाउंड पर्सन, माइनर, या फिर जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ। अगर उनको कुछ नेसेसरी सप्लाई करी है, ये भी हमने पढ़ा था, नेसेसरीज का मतलब है रोटी कपड़ा मकान तो है ही, बट किसी बंदे के लिए नेसेसरीज एजुकेशन भी हो सकती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती है। तो आपको क्या देखना है कि वो उसके लिए नेसेसरीज होनी चाहिए। अगर आप उसको वो दे रहे हो तो बाद में आपको उस बंदे से क्या लेना है, उसका पैसा लेना है, रिस्टोर करना है, ठीक है। सेक्शन 69 क्या कहता है? रीइंबर्समेंट उस पैसे की जो कि आपने पे करा है ड्यू टू अनदर। सेक्शन 69 ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन जिसने एंजॉय किया है कोई भी बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। अगर तो एक ग्रेटिटुअस एक्ट है, आपने ग्रेशियसली वो चीज करी है, बिना पैसे की डिमांड करते हुए करी है, बिना पैसे की एक्सपेक्टेशन करते हुए करी है, तो कोई बात नहीं। बट अगर वो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसका पैसा आपको देगा। सेक्शन 70 अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ गिफ्ट, अगर उसको कोई चीज मिली है, कोई कमोडिटी मिली है जो कि उसका ओनर वो नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्चुअल ओनर को ढूंढेगा और उसका ध्यान रखेगा एज अ बेली। उसको भी हम अभी पढ़ेंगे। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग बेनिफिट अंडर द मिस्टेक या फिर कोर्जन, तो अगर कोई बंदा मिस्टेक या फिर कोर्जन के अंदर किसी चीज का फायदा उठाता है सेक्शन 72 में, तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा वो चीज। ये सारे सेक्शंस हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डीम माना गया है कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? अगर किसी को नेसेसरी सप्लाई करी है, कोई इंटरेस्टेड पर्सन के लिए आपने पैसा दिया है, जैसे कि अगर आप एक किराएदार हो और आपने अपने मकान मालिक का कोई पैसा दे दिया है क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड हो, कोई होम टैक्स दे दिया, हाउस टैक्स दे दिया, कोई बिजली का बिल दे दिया जो कि उसको देना था, तो वो आप क्या कहोगे, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब आप इंटाइटल्ड हो कि आप उस बंदे से वो पैसा रिकवर कर सको। अगर कोई नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट को आपने एंजॉय किया है, अगर हो आप फाइंडर ऑफ अ गुड या फिर कोई भी पैसा आपको मिला है बाय मिस्टेक या फिर कोर्शन, तो आपको उसको भी वापस करना जरूरी है। तो इस डायग्राम को, ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे को पेपर्स में भी बहुत हेल्प करता था। इसको हमेशा अपने ध्यान में रखो। इससे होता क्या है कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70, 71 और 72 ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेसेसरी सप्लाई करना, इंटरेस्टेड पर्सन अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है, फाइंडर ऑफ अ गुड है, या फिर मिस्टेक या कोर्जन के अंदर आपको कोई पैसा मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्शन जहां पे अगर एक बंदा इनकेपेबल है टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकेपेबल कौन होता है? या तो वो माइनर है, या तो वो क्या है, वो डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ, या फिर वो अनसाउंड है। जब हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन से लोग होते हैं इनकेपेबल। अगर आप इन लोगों को कोई नेसेसरी सप्लाई करते हो, कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो, तो या फिर उनके बिहाफ पे उनके इंटरेस्टेड पर्सन को प्रोवाइड करते हो, तो आप उनसे रिकवर कर सकते हो ये पैसा। आप इंटाइटल्ड हो कि आपको रिम्बर्स किया जाए इस पर्सन से। तो जो पर्सन इनकेपेबल है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाता और वो लीगली बाउंड है किसी को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप उनको कुछ नेसेसरी सप्लाई करते हो जो कि उनकी कंडीशन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो उस पर्सन को बाद में जाके आपको रिएम्बर्स करना पड़ेगा। अगर वो पैसे से नहीं कर सकता तो उसकी प्रॉपर्टी से भी रिएम्बर्समेंट ली जा सकती है। जैसे कि अगर ए सप्लाई करता है बी को जो कि एक अनसाउंड है, कुछ नेसेसरीज जिससे कि वो जरूरी है उसकी जिंदगी के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो अब ए इज एंटाइटल्ड टू गेट रिएम्बर्समेंट फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। अगर ए सप्लाई करता है बी की वाइफ को और उसके बच्चों को कोई चीजें जो कि जरूरी हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम द बीज प्रॉपर्टी। तो क्या समझना है कि नेसेसरीज क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी के लिए कपड़े जरूरी हो सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज होती है कि सबके लिए जरूरी है, बट
आपको नेसेसरीज क्या है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे देखना पड़ेगा। अब एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी पूरा वॉक इन क्लोजेट बना हुआ है, आप बोल रहे हो मैं इसको कपड़े सप्लाई कर रहा हूँ, ये उसकी नेसेसरीज हैं, तो आई एम सॉरी वो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उस पर्सनल बंदे के लिए नेसेसरीज क्या हैं और क्या नहीं है, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 69 जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या कहता है कि रीइंबर्समेंट होनी चाहिए ऐसे बंदे को जहां पे आपने पैसा दिया है ड्यू बाय अनदर। हाउस टैक्स आपके मकान मालिक को देना था, ओनर को देना था, बट वो अभी बाहर था और आप इस प्रॉपर्टी के टेनेंट हो, तो आपने एज ऑफ नाउ इसको पे कर दिया, बाद में आप इससे ओनर से रीइंबर्स करवा सकते हो। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है इन पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law, तो हाउस ओनर was bound by law कि वो हाउस टैक्स दे, बट क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी के टेनेंट हो तो आप भी इंटरेस्टेड हो, तो आपने जब इसको पे कर दिया तो आपको इंटाइटलमेंट है कि आप इससे रीइंबर्समेंट लो। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जिस बंदे ने पैसा देना है ना उसी को देना चाहिए, अगर जो अनदर पर्सन पे करता है तो उसको रियम्बर्समेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप सेफगार्ड करना चाह रहे हो अपने इंटरेस्ट को, बट आपको क्या मिलेगा, रियम्बर्समेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस ओनर था उसकी लाइबिलिटी थी ये, और आपको यहाँ पे क्या करना है, उससे रियम्बर्समेंट लेना है। कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी जो कि सेक्शन के अंदर बोली गई है वो क्या है, सबसे पहले प्लेंटिफ को इंटरेस्टेड होना चाहिए, जैसे कि मेरे एग्जांपल में टेनेंट जो है ऑब्वियसली वो इस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो इस घर में रहता है, तो इंटरेस्ट जो है विच प्लेंटिफ सीक्स टू प्रोटेक्ट मस्ट बी लीगली रिकॉग्नाइजेबल, वो लीगली रिकॉग्नाइजेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी ऑनेस्ट बिलीफ होनी चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है इस चीज में और इसीलिए वो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इट इज नेसेसरी कि प्लेंटिफ अपने आप से शुड नॉट बी बाउंड टू पे, प्लेंटिफ क्योंकि जो टेनेंट है हमारे एग्जाम्पल में वो बाउंड तो नहीं है ना हाउस टैक्स पे करने के लिए, वो बाउंड नहीं है, कौन बाउंड है, ओनर बाउंड है टू पे हाउस टैक्स, बट ओनर ने अगर नहीं दिया क्योंकि वो कुल्लू मनाली गया है तो यहाँ पे टेनेंट ने अभी दे दिया, तो जरूरी है कि इंटरेस्टेड पर्सन ही पेमेंट करता है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पेमेंट कर रहा है। जहाँ पे जो पर्सन है वो जॉइंटली लायबल है अदर्स के साथ पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर उन दोनों की ये डील हुई थी कि वो आधा आधा हाउस टैक्स देंगे तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि जो डिफेंडेंट है वो बाउंड होना चाहिए बाय लॉ टू पे द मनी, जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी ही हो। डिफेंडेंट यहाँ पे ओनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या दे, हाउस टैक्स दे, हमारे वाले एग्जाम्पल में। स्टूडेंट्स कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक एग्जाम्पल पकड़ लेती हूँ और उसी के साथ पूरे का पूरा लॉ समझा देती हूँ। ये क्यों होता है, क्योंकि जब मैं सिंपल लॉ की बात करूंगी ना आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोगों को मजा नहीं आएगा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आएगा। बट जब आप इस एग्जाम्पल के फॉर्म से पढ़ोगे ना तो आपको 1 मजा आएगा, 2 आप बोर नहीं होगे, और 3 आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और 4 आप पेपर में ये एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो या फिर इसी प्रकार के और एग्जाम्पल्स भी आप फॉर्म कर सकते हो खुद से, और आप कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि हम जो है ना हमें ना कहानियों का बहुत शौक होता है और कहानी के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझ जाते हैं। ठीक है। तो गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडलाल, क्या केस में हुआ कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल सम प्रॉपर्टी टू बी, बी मेक्स द सब सेल ऑफ द सेम प्रॉपर्टी टू सी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ये घर देगा बी को और बी ने सब सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सी के साथ। ठीक है। सर्टन म्यूनिसिपल टैक्सेस जो थे वो पे नहीं किए गए थे बाय ए और बिकॉज ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज थ्रेटन्ड टू बी सोल्ड ऑफ, सी में पे दोस टैक्सेस। अब ए ने जो ओनर है एज ऑफ नाउ उसको कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने थे, उसने वो पे नहीं करे और सी ने पे कर दिया। जब सी ने ये पेमेंट कर दी है और प्रॉपर्टी हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द फोर्स सेल, बी एंड सी जॉइन टुगेदर टू रिकवर दिस अमाउंट। अब बी और सी जॉइंटली रिकवर कर सकते हैं इस अमाउंट को ओनर से, रिकवर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 69। ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, लास्टली जो प्लेंटिफ है शुड हैव मेड द पेमेंट टू अनदर पर्सन एंड नॉट टू हिमसेल्फ, उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देना था, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। तो सर्टेन गवर्नमेंट वाज द टेनेंट ऑफ अ लैंड एंड पेड टू इटसेल्फ आउट द रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड फॉर द एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू ड्यू टू इटसेल्फ। गवर्नमेंट अपने आप से रिकवर नहीं कर सकती ये पैसा जो उसने लैंडलॉर्ड से रिकवर नहीं कर सकती, तो ये जो पैसा है उसको किसी और को पे करना है, खुद को पे नहीं करना है।
ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ मनी है फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड विद इन द गवर्नमेंट एंड नॉट द पेमेंट टू अनदर, and though it was done to save the land from being sold in execution, it did not come within the principle of this section. तो यहाँ पे पॉइंट 4 को ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अपने ही आपको नहीं पेमेंट कर सकते, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के ही एक हेड से दूसरे हेड में पेमेंट हो रही है तो आप इस सेक्शन के अंदर बाउंड नहीं होगे। इंग्लैंड में क्या बोला गया है, तो प्लेंटिफ शुड ऑल्सो बी बाउंड टू पे। ठीक है, तो हम लोग को सेक्शन 69 में क्या ध्यान रखना है, इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं सेक्शन 69 की। अब सेक्शन 70 क्या बोलता है, कुछ एक्ट्स होती हैं जो ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स होती हैं, जो आप ग्रेशियसली किसी के लिए करते हो और आप फ्री में करते हो, आप उसमें नहीं चाहते कि कोई बंदा नॉट टू बी कॉम्पनसेटेड, आप नहीं चाहते कि वो आपको पैसा दे। जैसे कि अगर आप क्या दे रहे हो, अगर आप डोनेशन दे रहे हो, अगर आप लोगों को खाना खिला रहे हो, बेगर्स को खाना खिला रहे हो, अगर आप किन्हीं लोगों को कपड़े बांट रहे हो, तो ये ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स होती हैं। बट कोई एक्ट ऐसी होती है जो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स हैं, जहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, आप उसको सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप ये चाहते हो कि इसका पैसा आपको मिलना चाहिए। तो ऑब्लिगेशंस उन पर्सन की जिन्होंने इंजॉय करे हैं कोई बेनिफिट उस एक्ट का जो कि नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है। तो जहां पे एक पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर और डिलीवर करता है कोई चीज नॉट इंटेंडिंग कि वो एक्ट ग्रेटिट्यूअस होना चाहिए, तो जो बंदे ने इंजॉय किया है इसका बेनिफिट उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी या फिर रिस्टोर करनी पड़ेगी वो चीज जिसका उसने लाभ उठाया है, क्योंकि आप किसी के साथ अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होने दे सकते। इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कि सबसे पहला लॉफुल डूइंग होनी चाहिए, डिलीवर करना है आपको कुछ गुड्स। तो इंदु मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में क्या गया, इंदु मेहता एक एडवोकेट थी हु वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट काउंसिल इन परसुएंस whereof she rendered her services. Appointment was however found to be void in view of CRPC section 24. ठीक है, क्या बोला गया कि जो सेट अपॉइंटमेंट है वाज वॉइड सिंस द स्टेट हैड एंजॉयड द बेनिफिट्स, क्योंकि स्टेट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो गवर्नमेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर बैक द फीस ऑलरेडी पेड टू हर फॉर हर सर्विसेज। जो भी उन्होंने केस लड़ा था, जो भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसके लिए जो भी पैसा गवर्नमेंट ने उनको दिया था, इवन इफ हर अपॉइंटमेंट वाज वॉइड, बट उन्होंने उसके लिए काम किया था एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू दैट रिकवर, शी वाज एंटाइटल्ड टू दैट मनी। आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप उस एक्ट को ग्रेटिट्यूअसली करना चाह रहे हो। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉन्डल एंड सन्स में क्या हुआ, प्लेंटिफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंस्ट्रक्टेड एट कच्चा रोड गार्ड रूम, ऑफिस, किचन रूम फॉर क्लर्क्स एंड स्टोरेज शेड फॉर द यूज ऑफ सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट जो कंक्लूड करा गया इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि अब 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गए। Contractor was thus forced to try his luck with the state under section 70 और prove करा जाए do better than the state but at the cost of fighting up to the Supreme Court for a sum of rupees 19,325। स्टेट ने क्या बोला, स्टेट वॉज हेल्ड टू बी लाइबल, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो कोई भी ग्रेटिट्यूअस एक्ट नहीं है, वो बंदा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो वो कोई ग्रेटिट्यूअस एक्ट नहीं कर रहा है, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी। आर्ग्यूमेंट क्या थी, जो कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन वॉज नॉट मेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थे, वॉज गॉट ओवर बाय होल्डिंग दैट दोज रिक्वायरमेंट्स अप्लाई ओनली टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड दिस वॉज द गाइस कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया कि जो पोजीशन थी स्टेट की उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते एक माइनर की पोजीशन के साथ। माइनर को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 70 क्योंकि दिस हैज बीन द केस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 68, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं और अगर इनकॉम्पिटेंट पर्सन को आप कोई चीज देते हो तो आपको उसको रिस्टोर करना है उसके स्टेट से, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 68 में। बट सेक्शन 70 क्या बोलता है कि प्रिवेंट करता है, अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए और ये अप्लाई करेगा कॉर्पोरेशंस पे भी, गवर्नमेंट पे भी एज टू इंडिविजुअल्स। तो इस केस में इन केस ऑफ अ माइनर इवन इफ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस टू द बेनिफिट ऑफ द वर्क डन और थिंग डिलीवर्ड, जो कि फाउंडेशन है हमारे सेक्शन 70 का, तब भी सेक्शन 60 नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे माइनर के केस में इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, तो सेक्शन 68 लगेगा, सेक्शन 70 नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, दामोदरा मुदल्लीदार वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया। तो बहुत सारे विलेजेस वर ड्रॉइंग इरिगेशन वाटर्स फ्रॉम अ टैंक। Some of the villages were under the direct state tenancy, others under जमींदार। गवर्नमेंट ने कुछ रिपेयर वर्क करा टैंक फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, जमींदार को भी इसका फायदा उठाया।
ठीक है, दे वर अकॉर्डिंगली हेल्ड लायबल कि उनको एक प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन देनी चाहिए टुवर्ड्स द एक्सपेंस ऑफ दिस रिपेयर। Case that shows that even where the party making the payment या फिर rendering service is personally interested in the matter, वो बाद में जाके रिकवर कर सकती है कुछ प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों से जिन्होंने उनकी सर्विसेज से कोई लाभ उठाया है। तो क्या जरूरी है कि जो डिफेंडेंट है उसको कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसने कोई लाभ उठाया होना चाहिए, तभी आप उसको इसके अंडर में लायबल ठहरा सकते हो। तो जहाँ पे वॉलंटरी एक्सेप्टेंस हो रही है, जहाँ पे क्या हो रही है, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस हो रही है ऑफ द बेनिफिट ऑफ वर्क या फिर कोई भी चीज डिलीवर हो रही है, वो अपने आप में एक फाउंडेशन होगा और एसेंशियल एलिमेंट होगा हमारे सेक्शन 70 का। तो जरूरी है कि सामने वाले ने कोई फायदा उठाया हो, वॉलंटरी एक्सेप्ट करा हो इस फायदे को। तो पीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या बोला गया, एपेलेंट जिन्होंने अंडरगॉन इनिशियली ट्रेनिंग ऑफ आईएफएस लेफ्ट इट अपॉन हिज सिलेक्शन इन आईपीएस was held to have enjoyed voluntarily the benefit of the training, जो ग्रेट्यूटोरियस एक्ट नहीं था, therefore सेक्शन 70 ने उसको क्या लायबल ठहराया कि वो पैसा दे स्टेट को, किस चीज के लिए, जो भी ट्रेनिंग उन्होंने स्टेट से ली है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से उन्होंने पर्सनल बेनिफिट किया है और स्टेट का इसके ऊपर क्या खर्चा लगा है। और ये अपने आप में ग्रेट्यूटोरियस एक्ट तो था नहीं स्टेट का, स्टेट कोई चैरिटी तो चला नहीं रही है, तो इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। टू मेक अ पर्सन लाइबल फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट, ये जरूरी है कि डिफेंडेंट हैड अ चॉइस ऑफ एक्सेप्टिंग या फिर रिजेक्टिंग। तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है बाय द डिफेंडेंट, तभी आप उसको सेक्शन 70 के अंदर गिल्टी ठहरा सकते हो। अब पढ़ते हैं शंकर लाल वर्सेस कन्नी लाल केस। सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ रेंट वाज फाइल्ड अगेंस्ट ए एंड बी, partners in a firm, but the said rule was decreed against A alone and dismissed against B. A thereafter filed a suit against B for reimbursement of the amount, held that since he did not come in the picture at all, he had no occasion to reject the thing done. Provisions of section 70 are not attractive. सेक्शन 70 क्या बोलता है, जब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 70 को लगाते हैं तो क्या बोलता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट अप्लाई करती है कि कोई भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई कॉर्पोरेशन हो या फिर कोई गवर्नमेंट भी हो। अगर कोई सर्विसेज रेंडर करी गई है या फिर कोई गुड्स को सप्लाई करा गया है किसी गवर्नमेंट को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट which does not maintain by the way of non fulfillment of the formalities, जो कि प्रिस्क्राइब करी गई हैं हमारे आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कॉम्पनसेशन दे सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उन्होंने कोई भी बेनिफिट उठाया है, कोई भी लाभ उठाया है, कोई भी फायदा उठाया है। तो बेसिकली चाहे फिर वो कोई इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, कोई भी हो, किसी को भी आप इंटाइटल नहीं करते हो कि वो किसी का फायदा उठा सके। अब आर्टिकल 299 क्या कहता है, आर्टिकल 299 हमारा क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है और क्या कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट को अगर एक्सप्रेस किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर स्टेट के द्वारा, एज द केस में बी, एंड ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कोई भी अश्योरेंस है ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर शैल बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बाय सच अ पर्सन जिनको उन्होंने ऑथराइज किया है। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है कि या तो ना तो प्रेसिडेंट ना तो गवर्नर पर्सनली लाइबल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अश्योरेंस जो कि उन्होंने बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फॉर द इनैक्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, जो कि इन्फोर्स है, नॉर शैल एनी पर्सन मेकिंग और एग्जीक्यूटिंग इट, वो पर्सनली लाइबल होंगे। तो बेसिकली या ना तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर पर्सनली लाइबल होंगे, ना तो कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने उनके बिहाफ पे वो चीज करी है वो पर्सनली लाइबल होंगे। तो जब हम सेक्शन 70 की बात करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो क्या पॉसिबल है कि रिकवरी करी जा सकती है इवन इफ नो कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है अंडर सेक्शन 299। अगर गवर्नमेंट ने कोई लाभ उठाया है, कोई बेनिफिट उठाया है, कोई सर्विसेज ली है, कोई गुड्स लिए हैं, तो उनको वापस करना पड़ेगा। अगर पेमेंट है फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन विदाउट एनी अग्रीमेंट, तब भी आप रिकवर कर सकते हो अंडर सेक्शन 70, क्योंकि कोई भी ग्रेट्यूटोरियस एक्ट नहीं। कई बार क्या होता है कि मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट करा रही थी, ठीक है, तो इस घर की तो मैंने बात करी थी, बट इसके साथ मैंने एक आउट हाउस भी बनवा लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क किया है, जो वर्कर्स ने एक्स्ट्रा वर्क किया है, उन्होंने कोई खैरात तो बांटी नहीं है, फ्री में तो मेरे लिए किया नहीं है, ग्रेट्यूटोरियस एक्ट तो थी नहीं, तो आई विल बी लाइबल कि मैं इसके लिए भी उनको कॉम्पनसेशन दूं, इसके लिए भी उनको पैसे दूं। ठीक है,
अब क्या बोलते हैं, सेक्शन 70 को आप माइनर के अगेंस्ट इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 70 माइनर का जो केस होता है, हमने बोला है कि माइनर के साथ कोई भी जो अग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होता है, उसको आप कवर नहीं करते हो अंडर सेक्शन 64 या 65। उसको आप कहाँ कवर करते हो, अंडर सेक्शन 68 कवर करते हो, जहां मैंने आपको बताया कोई भी बंदा जो कि इनकॉम्पिटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अनसाउंड हो, या फिर वो बंदा हो जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ, और उसको कोई नेसेसरी सप्लाई करी गई है, उसको कोई पैसा दिया गया है, उसके इंटरेस्टेड पर्सन को दिया गया है, तो उसको आप कहाँ लोगे, उसको आप एक्सक्लूसिवली डालोगे सेक्शन 68 के अंदर, और उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे सेक्शन 70 के अंदर से। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेक्शन 71, और ये क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उन लोगों की जिन्होंने कोई गुड्स को फाइंड किया है। तो जो बंदा किसी भी प्रकार के गुड्स को ढूंढता है, उसको वो मिलते हैं जो कि उसके पास है, जो कि वो ओनर नहीं है, वो उनको अपनी कस्टडी में लेता है, तो उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेलमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग चैप्टर नंबर 9 में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो सेक्शन 71 को आपको जो फाइंडर है उसको आपको एट पार्ट रीड करना है विद द बेली, जब हम ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं। एक स्टैट्यूटरी फिक्शन बनाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जब हम फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो उसको रियल ओनर को ढूंढना होता है। तो जो पर्सन है जिसने कोई गुड्स को पकड़ा है जो कि किसी और को बिलोंग करते हैं, वो उसको अपनी कस्टडी में लेता है, तो उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जैसे कि एक बेली की होती है। तो क्या बोलते हैं, ये सेम पोजीशन होगी जैसे कि बेली की होती है। लाइक द बेली ऑफ द गुड्स ही इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ इट एज ए, वो उसका खुद के गुड्स हैं। ऑर्डिनरी प्रूडेंस के हिसाब से ये माना जाएगा कि वो उनकी सेम का ध्यान रखेगा जैसे कि वो उसके गुड्स हैं, और वो उनको मिक्स नहीं करेगा अपने गुड्स के साथ, उनको यूज नहीं करेगा अपने गुड्स के साथ। जैसे कि एक बेली को बाउंड होता है कि वो रिटर्न करे इसको ओरिजिनल ओनर को इफ ही कैन आफ्टर अ रीचेबल सर्च। तो बेसिकली उसको पूरी कोशिश करनी है कि वो एक्चुअल ओनर को ढूंढे और वो उनको ये गुड्स को रिटर्न करे और इनका लाभ ना उठाए, इनसे अनजस्ट इनरिचमेंट ना करे। जस्ट बिकॉज वो फाइंडर है उसको इन गुड्स को रिटेन नहीं करना है जब वो उसको ट्रू ओनर मिल गया। अगर कोई लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, डिटोरेशन होता है गुड का, तो उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, कॉम्पनसेट भी करना पड़ सकता है ओनर को इस चीज के लिए। तो सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलता है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी पावर है कि वो इनको बेच भी सकता है। 169 भी हम अभी पढ़ेंगे, उसको हमें 71 के साथ पढ़ना जरूरी है। तो जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, जिसको कोई भी चीज मिली है, वो उसको बेच भी सकता है। जब when a thing which is commonly the subject of sale is lost, the owner cannot with reasonable diligence be found। अब वो जो चीज है उसका जो ओनर है उसको आप नहीं ढूंढ पा रहे, आपने कोशिश कर दी है बट आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है कि वो लॉफुल चार्जेस नहीं देगा फाइंडर को, तो फाइंडर क्या कर सकता है, उसको बेच भी सकता है जब वो ऐसी चीज है जो कि पेरिशेबल है या फिर लूजिंग द ग्रेट पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। जैसे कि अगर आम है या फिर कोई सब्जी है जो आपको पता है कि खराब हो जाएगी, पेरिशेबल है, तो आप उसको बेच भी सकते हो। जब लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, तो जो लॉफुल चार्जेस हैं उसका ध्यान रखने के फाइंडर ऑफ द गुड्स के अगर वो ज्यादा है तब भी आप उसको बेच भी सकते हो। यू कैन सेल इट, सेक्शन 169 यही कहता है। तो जब हम बात करते हैं कि सेक्शन 169 कहता क्या है, तो आपको क्या देखना है, सेक्शन 169 बात करता है और कहता है फाइंडर के राइट्स ऑफ लियन एंड कॉम्पनसेशन। तो जब कोई इंसान किसी चीज को ढूंढता है, कोई चीज उसके पास आ जाती है जिसका वो ओनर नहीं है, तो जो फाइंडर ऑफ द गुड है उसके कुछ राइट होते हैं टू सू ओनर फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ द एक्सपेंसेस जो कि उसने इनकर करे हैं इन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए और ओनर को ढूंढने के लिए। जैसे ये ए है, ये ओनर है, इसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ये प्रॉपर्टी है, ये गुम जाती है, ये लॉस्ट है और ये बी के पोजेशन में आ जाती है। बी इज द फाइंडर ऑफ द गुड्स। तो अब जो फाइंडर है वो कुछ खर्चा करता है इन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए, और इस ओनर को ढूंढने के लिए भी कुछ खर्चा करता है। तो उसकी इंटाइटलमेंट है कि वो इन गुड्स को या फिर ये जो खर्चा किया है उसकी रिकवरी कर सके, कॉम्पनसेशन कर सके, और वो रिटेन कर सकता है इन गुड्स को अंटिल द ओनर जो है वो उसको कॉम्पनसेशन देता है। ओनर अगर कोई ऑफर करता है स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स लॉस, द फाइंडर में सू फॉर सच रिवॉर्ड ऑल्सो, और तब तक वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक जो ओनर है उसको वो रिवॉर्ड दे ना दे, ठीक है। बट अगर ऐसा स्पेसिफिक रिवॉर्ड नहीं दिया गया और गुड्स मिल जाते हैं तो ओनर प्रॉमिस भी कर सकता है कि मैं
खुशी से आपको कुछ देना चाहता हूं आपकी सर्विसेज के लिए, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 में पढ़ा था, और जो फाइंडर है वो एक्चुअली में ओनर को इस चीज के लिए सू भी कर सकता है। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैंगोज की बात है, मैंगोज हैं किसी के बहुत सारे, 10-15 किलो आम है और वो प्रिजर्व कर रहा है, बट वो पेरिशेबल आइटम है, आपको पता है खराब हो जाएंगे, तो वो इसको सेल भी कर सकता है, वो इसको सेल भी कर सकता है अगर इसको बचाना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 72 की, तो क्या देखना है, लाइबिलिटी क्या होगी उस पर्सन की जो कि बेनिफिट उठाया है अंडर मिस्टेक या फिर कोर्शन। तो याद करो वो वाली क्लास जहां पे हम लोगों ने सेक्शन 13 पढ़ा था, जहां पे हमने कंसेंट पढ़ा था, और हमने सेक्शन 14 पढ़ा था जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट वो कंसेंट होता है जो कि कोर्जन के द्वारा ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक के द्वारा ना हो। तो जब सेक्शन 72 के अंदर आपने पेमेंट करी है किसी भी चीज की, और वो चीज आपको मिस्टेक के अंदर या फिर फोर्स, थ्रेट या कोर्जन के अंदर दी जा रही है, और कोई मनी को आप पे कर रहे हो अंडर द मिस्टेक, तो आपको रिकवर करनी है उसको, वेदर दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ। पेमेंट जो की है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, वो भी आप रिकवर कर सकते हो। तो मनी इज नॉट रिसीवेबल वेदर देयर इज नो अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। अगर जो रिसीवर ऑफ द मनी है हैज नो लॉन्गर द सेम विद हिम and has further paid it with a similar mistake, he cannot be required to repay the same. United Bank of India versus ATAK हुसैनी ने क्या बोला कि अगर रिसीवर ऑफ द मनी है उसके पास अब वो पैसा नहीं है, उसने भी फर्दर पेमेंट कर दी है इसी मिस्टेक के अंदर, तो अब आप उससे इसके रीपे नहीं करवा सकते। ठीक है, अब सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल मुकुंद लाल सरफ के केस में क्या बोला, कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 72। उन्होंने क्या कहा, अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स है वाज पेड बाय अ फर्म अंडर द यूपी सेल्स टैक्स लॉ ऑन इट्स फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन एंड सब्सिक्वेंट टू द पेमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल कर दिया कि जो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस। तो क्या होगा, जो फर्म है उसको अलाउड था कि वो ये जो सेल्स टैक्स का पैसा दिया है उसको रिकवर कर सके। ये जो सेक्शन की टर्म्स है डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ एक्ट, जो कि हम लोग 2021-22 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मिस्टेक की बात हो रही है, और मिस्टेक चाहे लॉ की हो चाहे फैक्ट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म मिस्टेक जिसको यूज किया गया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या फिर लिमिटेशन व्हाटएवर। त्रिलोक चंद मोती चंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। तो एक फर्म जिसने सेल्स टैक्स पे किया ऑफ मोर देन 26,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टू द कंज्यूमर आउटसाइड द स्टेट ऑफ बॉम्बे हु वर नॉट लायबल टू पे एनी सेल्स टैक्स, फर्म हैड इटसेल्फ कलेक्टेड द टैक्स मनी फ्रॉम इट्स कंज्यूमर्स। तो उन्होंने खुद से ही उन कंज्यूमर से टैक्स मनी को कलेक्ट किया था। द अमाउंट वाज ऑर्डर्ड टू बी रिफंडेड, अ चेक वाज गिवन टू द फर्म subject to the condition that within 1 month it should produce the receipts from the customer outside Bombay showing the refund in question had been actually passed over to them. Firm ने fail कर दिया ये करने के लिए, therefore informed to return the tax revenue. जो firm petitioned थी to Bombay High Court but lost it. It paid back the amount only when it received an order of attachment. When all this was going on, but unknown to the firm, एक act आई under which the recovery was made from the firm, which had been declared by the Supreme Court to be ultra virus. तो बोल दिया गया कि ये जो act है ये ultra virus है। फर्म ने बोला कि मेरा पैसा मुझे रिकवर करना चाहिए as having paid under either mistake of law या फिर coercion. Recovery would have been allowed had it not been paid for the period of limitation which had expired. अब जो period of limitation था वो expire हो गया था, इसीलिए उनकी रिकवरी अलाउ नहीं करी गई, अदरवाइज उनकी रिकवरी को अलाउ किया जाता। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आपका एटी अली हुसैनी एंड कंपनी। तो क्या हुआ, प्लेंटिव बैंक जो है उन्होंने पेमेंट करी ऑफ सर्टेन क्रॉस चेक टू द डिफेंडेंट बैंक। Latter informed their customer payee of the checks that the payment had been received. Customer then delivered the goods to the person from whom he had received the checks. It then turned out कि वो checks जो थे वो forged documents थे. The plaintiff sued the defendant bank and its customers to recover back the amount, contending कि जो payment had been made under the mistaken belief that checks actually में genuine थे, but वो checks forged checks थे. Court came to the conclusion कि अगर defendant bank had not paid away the proceeds to its customer, or if the customers had not yet delivered the goods, money could have been recovered back under section 72. उन्होंने भी आगे पेमेंट कर दी थी, तो अब आप उनसे रीपे नहीं करा सकते हो। डिफेंडेंट बैंक और उसके कस्टमर्स वर एज मच इग्नोरेंट ऑफ द फॉर्जरी जितना प्लेंटिव बैंक थे, एंड उन्होंने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर दिया था, बिकॉज जो चेक्स थे उनको क्लियर कर लिया गया था, तो बाद में इट वॉज टू लेट कि आप उस पैसे को रिकवर कर पाओ। नीदर ये उनकी गिल्टी थी ऑफ एनी फ्रॉड नॉर दे हैड बीन इनरिच्ड बाय मिस्टेक।
बात करनी है कि डिस्टिंक्शन क्या है सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 72 के बीच में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 20 क्या होता है। सबसे पहले सेक्शन 20 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बात करता है आपकी मिस्टेक की। तो बात करता है सेक्शन कि अग्रीमेंट वॉइड होगा अगर वो अग्रीमेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा किया जा रहा है। और सेक्शन 72 के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 72 में हमने पढ़ा कि आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप पैसा वापस करो अगर कोई चीज या फिर कोई पैसा आपको दिया गया है अंडर मिस्टेक या फिर अंडर कोर्शन। सेक्शन 20 के अंदर कोई भी अग्रीमेंट वॉइड माना जाता है अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा किया जाता है। बट और अगर कोई गुड्स जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर डिलीवर्ड है या फिर कोई पैसा दिया गया है तो इट हैज टू बी रिएम्बर्स्ड अंडर सेक्शन 65। हाउएवर सेक्शन 72 क्या कहता है, एक डिफरेंट सिचुएशन की बात करता है जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की है। और यहाँ पे द मनी और गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड नॉट ड्यू टू मिस्टेक बट ड्यू टू द फॉल्ट की आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन जिसको मनी पे किया जा रहा है या फिर थिंग डिलीवर करी जा रही है या तो मिस्टेक के कारण या तो कोर्जन के द्वारा। तो यहाँ पे ड्यू टू मिस्टेक और कोर्जन हम लिख देते हैं। ओके, तो ये है इनका डिफरेंस। तो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स अगर हम एक रिकैप कर लें बढ़िया तरीके से तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, बट लॉ इनको मानता है कि यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे पार्टीज के एक दूसरे के प्रति। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट की बात हो रही है। आप ये कहते हो कि कोई भी किसी का फायदा नहीं उठा सकता और किसी का भी आप नुकसान नहीं होने दोगे, किसी का भी जबरदस्ती नुकसान नहीं होने दे सकते हो। तो अगर कोई किसी का अनजस्ट इनरिचमेंट कर रहा है तो उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे कि वो उसको वापस पैसा दे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 68 से लेके 72 बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहीं पे भी नहीं डिफाइंड है आईपीसी के अंदर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी के अंदर नहीं डिफाइंड है। फिर हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस पढ़े और हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली में इंटेंशन होती है पार्टीज की, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती है। ये एक फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल नहीं होता है, ये लॉ बनाता है, ये पार्टीज खुद से बनाती हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। ये सेक्शन 2H में डिफाइंड है, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है आईपीसी के अंदर। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑब्लिगेशंस बताती हैं पार्टीज की क्या होंगी, यहाँ पे लॉ बताता है कि ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्शन 68 में वो बोलता है कि अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करी गई है किसी भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या फिर किसको, इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या फिर उसके इंटरेस्टेड पार्टी को, तो आप इसका रिएम्बर्समेंट ले सकते हो उसकी स्टेट से, फ्रॉम स्टेट। ठीक है, ये हमने बात करी। सेक्शन 69 के अंदर हमने बात करी कि रिएम्बर्समेंट आप ले सकते हो अगर कोई बंदे ने जो इंटरेस्टेड है उसने पेमेंट करी है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हो रहा है तो आप रिएम्बर्समेंट ले सकते हो, हमने ये बात करी। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी, सेक्शन 70 में हमने बात करी ऑब्लिगेशन उस बंदे की जो कि नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का बेनिफिट उठा रहा है, जो कि एक्ट नॉन ग्रेटिटुअस है, उसने ग्रेटिटुअसली नहीं करी है तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो। आपको उसका या तो वो चीज को रिस्टोर करना पड़ेगा या फिर उसका पैसा देना पड़ेगा। 71 में हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी फाइंडर ऑफ गुड्स की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स कैसी होती है, बेली की तरह होती है, जो हम लोग अच्छे से डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट क्या देखना है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप ओनर को ढूंढ लो, बट अगर आप ओनर को नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको क्या करना है, उसको उसी तरीके से रखना है जैसे कि आप अपनी चीज को रखोगे। ऑल्सो आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो उस ओनर से फॉर द अमाउंट विच यू हैव स्पेंड ऑन दिस थिंग। इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने सेक्शन रेड विद सेक्शन 169 पढ़ा कि आप सेल भी कर सकते हो अगर वो पेरिशेबल गुड है। 72 में क्या पढ़ा, लाइबिलिटी क्या होगी अगर कोई भी चीज आपको मिलती है, आपके पास डिलीवर होती है अंडर मिस्टेक या फिर अंडर कोर्जन, और इसको हमने किसके साथ पढ़ा, रेड विद सेक्शन 20 हमने पढ़ा।
तो ये था हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा। और मैंने आपको क्या बताया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और आप देखोगे कि ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर आप छोड़ के जाने का सोच रहे हो तो अपना मन बदल लीजिए, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करी होगी। आप लोगों को क्या करना है, लॉ पे सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है आपको आईसीए पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। आप जाके ये लेक्चर दोबारा देख सकते हो, क्लास नोट्स देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो और डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल तो ज्वाइन कर ही चुके हो, जहाँ पे आपको लॉ वाला की तरफ से मिल रहे हैं रेगुलर अपडेट्स। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। एंड हम जल्द मिलते हैं आने वाले हमारे और लेक्चर्स में, जहाँ पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको पूरा का पूरा अपना जो फाउंडेशन है, अपनी जो नींव है, उसको मजबूत करेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।